सो वेंटिलेटर ग्राफ्स, स्केलर और लूप्स। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वेंटिलेटर ग्राफ समझने में। हम पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर से कनेक्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है हम मोड्स भी सेट कर देते हैं, बट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है उन ग्राफ्स को समझने में कि वो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है। और इन्हीं ग्राफ की इंटरप्रिटेशन से हम पेशेंट के ट्रीटमेंट पे नजर डालते हैं, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर हमें ग्राफ्स नहीं पता। तो चलिए, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग्स सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे वेंटिलेटर के बारे में। और सबसे पहला टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसके बारे में बात करेंगे, एंड दैट आर वेंटिलेटर ग्राफ्स। तो देखिए, वेंटिलेटर ग्राफ्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है लूप्स। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है। तो वेंटिलेटर ग्राफ्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्केलर स्केलर और दूसरा होता है लूप्स। तो लूप्स होते हैं फ्लो वॉल्यूम लूप, फ्लो वॉल्यूम लूप, और एक होता है प्रेशर वॉल्यूम लूप, प्रेशर वॉल्यूम लूप। स्केलर तीन तरह का होता है। स्केलर में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम, जो कांस्टेंट वेरिएबल है, टाइम को रखते हैं, और वाई एक्सिस पे अगर हम फ्लो को रखेंगे तो वो हो जाएगा फ्लो वर्सेस टाइम। तो ये हो गया पहला स्केलर, दैट इज फ्लो वर्सेस टाइम। अगर हम इस पे वॉल्यूम रखेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम वर्सेस टाइम। और अगर हम इसको प्रेशर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्रेशर वर्सेस टाइम, प्रेशर वर्सेस टाइम। तो स्केलर ग्राफ्स तीन तरह के होते हैं, फ्लो, वॉल्यूम और प्रेशर वर्सेस टाइम। लूप्स दो तरह के होते हैं, फ्लो वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे ये थ्री वेरिएबल्स आ जाते हैं। टाइम कांस्टेंट रहेगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर, तो हम एक असिस्टेड ब्रेथ दे रहे हैं, एक वेंटिलेटर ब्रेथ दे रहा है। तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वेंटिलेटर जब उसको वॉल्यूम दे रहा है, एक तरीके से फ्लो दे रहा है या प्रेशर दे रहा है, तो जो भी गैस जा रही है वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो वॉल्यूम टाइम ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं होता। प्रेशर टाइम ग्राफ में भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन फ्लो वर्सेस टाइम में, क्योंकि जब पेशेंट इंस्पायर करेगा तो नेगेटिव फ्लो होगा, तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फ्लो वर्सेस टाइम के बारे में। उससे पहले देखिए, वॉल्यूम में क्या है कि जब पेशेंट ने जब इंस्पायर हुआ तो ये वॉल्यूम बढ़ा, फिर एक पॉज आया, और फिर एक्सपिरेशन हुआ। सो दिस इज इंस्पिरेशन, दिस इज पॉज, दिस इज एक्सपिरेशन। ये हो गया वॉल्यूम। प्रेशर में ये एक इंस्पिरेशन गया, फिर यहां पे थोड़ा सा पॉज आया, फिर ये एक्सपिरेशन आया। तो दोनों पॉजिटिव वेव्स हमें दिख रही हैं। बट वॉल्यूम में क्या दिखता है, आप देख सकते हैं, ये इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ और यहां से फिर ये एक्सपिरेशन स्टार्ट हुआ। तो दिस इज द एक्सपिरेशन। तो मैं पहले आपको फ्लो वर्सेस टाइम के बारे में बताता हूं, इसका ग्राफ समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, तो पहले हम इसको स्क्वायर पे ही समझ लेते हैं। इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। अब ये देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर आएगा ट्रिगर। सो दिस इज द ट्रिगर। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका ट्रिगर। और ट्रिगर पे जो एक्सपिरेटरी वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब जैसे ही ट्रिगर आएगा तो क्या होगा, एक इंस्पिरेशन स्टार्ट होगा, और एक यहां पर पॉइंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट। इसको हम बोलते हैं पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट। नाउ इंस्पिरेशन कंटिन्यू है, यहां तक इंस्पिरेशन चल रहा है।
तो ये वाला टाइम हो गया आपका इंस्पिरेशन टाइम। सो दिस इज इंस्पिरेशन टाइम। अब यहां पर वेल्व क्लोज हुए थे और यहां पर वेल्व ओपन होंगे। नाउ द वेल्व विल ओपन। अब यहां पे वेल्व ओपन हो गए, तो यहां से स्टार्ट होता है आपका एक्सपिरेशन। तो जैसे ही एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा, एयर बाहर जाएगी और भी ज्यादा नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, एंड दिस बिकम्स द पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। दिस इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। और ये एक्सपिरेशन पूरा कंप्लीट होगा यहां तक। तो ये वाला जो टाइम है, दिस इज एक्सपिरेटरी टाइम। सो दिस टाइम इज द एक्सपिरेटरी टाइम। और ये टोटल टाइम हो गया आपका टोटल साइकिल टाइम। तो ये टोटल साइकिल टाइम हो गया इंस्पिरेशन। सो दिस इज इंस्पिरेशन, ये आपका इंस्पिरेशन हो गया, एंड दिस इज एक्सपिरेशन। क्योंकि यहां पर हम टाइम वेरिएबल ले रहे हैं और यहां पर हम फ्लो ले रहे हैं। तो दिस इज इंस्पिरेशन, ऊपर वाला पार्ट हो गया आपका इंस्पिरेशन और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका एक्सपिरेशन। तो वेंटिलेटर पे हमें फ्लो वर्सेस टाइम सबसे ज्यादा चेक करना है, बिकॉज इसी के अंदर हमें चेंजेस देखने को ज्यादा मिलते हैं। अब देखिए, जो फ्लो वर्सेस टाइम होता है वॉल्यूम कंट्रोल्ड में, जब हम वॉल्यूम कंट्रोल्ड मोड रखते हैं तो ये स्क्वायर शेप का होता है। दिस इज द स्क्वायर शेप। तो वॉल्यूम कंट्रोल मोड में ये स्क्वायर शेप का होगा। दिस विल बी द स्क्वायर शेप। मतलब फ्लो इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। तो ये कैसा रहता है? स्क्वायर रहता है। प्लस इसके अंदर क्या रहेगा? फ्लो कांस्टेंट रहता है। फ्लो कांस्टेंट, क्योंकि हमें वॉल्यूम कंट्रोल देना है। वेयर एज जो प्रेशर कंट्रोल होता है, इसके अंदर हमें डी एसिलरेटिंग ग्राफ देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें डी एसिलरेटिंग ग्राफ देखने को मिलता है। डी एसिलरेटिंग। तो डी एसिलरेटिंग ग्राफ मतलब आप इनिशियली फ्लो मैक्सिमम देंगे, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। तो इनिशियल फ्लो विल बी दी मैक्सिमम, फिर वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्क्वायर है, द स्क्वायर शेप, ये होगा वॉल्यूम कंट्रोल में। वेयर जो डिसेलरेटिंग ग्राफ है, दैट विल बी इन द प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। दो तरह के ग्राफ और होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटिंग ग्राफ और एक होता है साइन ग्राफ। इनके बारे में, साइन ग्राफ में साइन शेप के अंदर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, और एक्सेलरेटिंग ये लंग मैकेनिज्म से उल्टा रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये दो ध्यान रखने हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के अंदर आपको स्क्वायर दिखाई देगा और प्रेशर कंट्रोल के अंदर आपको डेसिलेटिंग ग्राफ दिखाई देगा। ओके, तो ये अगर आपको समझ में आ गया, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, इनएडिक्वेट इंस्पिरेटरी फ्लो अब कैसे पता करेंगे? तो ये हमारा फ्लो वर्सेस टाइम ग्राफ है। सो दिस इज इंस्पिरेशन, दिस इज एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेटरी के टाइम पे अगर आपको ऐसा वेव दिख रहा है, सो मतलब पेशेंट ने एफर्ट किया है। तो पेशेंट का वेंटिलेटर के साथ सिंक्रनी नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव इंस्पिरेशन को या एसिंक्रनी को। ओके, तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा, इसको ध्यान रखना है। अब रेस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर ग्राफ पे कैसे देखेंगे? ये फ्लो वर्सेस टाइम है। अब ये बिफोर है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सपिरेशन टाइम है बहुत ज्यादा है। पीक एक्सपिरेटरी फ्लो इतना है, लेकिन जब आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे नेबुलाइज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो एक्सपिरेशन टाइम घट जाएगा। तो एक्सपिरेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो ये ब्रोंकोडायलेटर रेस्पॉन्स इस तरीके से दिखता है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको एक्सपिरेशन में पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट पूरा नहीं पहुंच पाएगा, आपको एक कॉन्वेक्स शेप या स्कूप दिखाई देगा। सो दैट रिप्रेजेंट्स द ऑब्स्ट्रक्शन। और एक्टिव एक्सपिरेशन में पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट बढ़ जाएगा और ये टाइम कम हो जाएगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन और एक्टिव एक्सपिरेशन का ग्राफ इस तरीके से दिखता है। अब हम आते हैं प्रेशर वॉल्यूम लूप पर। तो देखिए, वॉल्यूम वाई एक्सिस, प्रेशर एक्स एक्सिस। तो जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली कुछ प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम चेंज ज्यादा नहीं दिखता। फिर एक पॉइंट आता है जिसे हम लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, LIP, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद थोड़ा भी प्रेशर चेंज पे वॉल्यूम अच्छा खासा हमारे पास आता है।
तो ये वाला ग्राफ जो दिखा रहा है दिस इज इंस्पिरेशन। तो जैसे इंस्पायर होगा तो यहां तक आएगा, फिर ये एक्सपिरेशन। सो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लूप। तो यही लूप है। तो जो लूप मैंने आपको बताया दो तरह का होता है, एक प्रेशर वॉल्यूम, एक फ्लो वॉल्यूम। तो ये इंस्पिरेशन हो गया और ये एक्सपिरेशन हो गया, और जो ग्राफ है जो लूप है ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लायंस को। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा। अब क्योंकि ये इंस्पिरेशन है, ये वाला इंस्पिरेशन है, तो यहां पर रेजिस्टिव वर्क आएगा, क्योंकि जो एयरवे रेजिस्टेंस है वो यहां पर फील होगा, वेयर बी में इलास्टिक वर्क आएगा। तो वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ के अंदर, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज रेजिस्टिव वर्क, और ऊपर वाला पार्ट इलास्टिक वर्क। तो ये वर्क ऑफ ब्रीदिंग हो गया। अब लंग कंप्लायंस चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान रखिए। अभी हमने देखा कि जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लायंस को। कंप्लायंस का मतलब होता है स्ट्रेचेबिलिटी, लंग कंप्लायंस का मतलब होता है स्ट्रेचेबिलिटी। तो ये ध्यान रखना है, मतलब लंग कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना आप उसको खोल पा रहे हो, स्ट्रेच कर पा रहे हो। तो लंग कंप्लायंस स्ट्रेचेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब रेस्ट्रिक्टेड लंग्स होते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कंप्लायंस कम हो जाता है। वेयर सीओपीडी में उसको आप च्युइंगम की तरह देखिए, हल्का भी खींचेंगे वो एकदम खिंच जाएगा, उसकी कंप्लायंस बढ़ गई है। ओके, तो अब हम इस पर वापस आते हैं। तो देखिए जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये नॉर्मल है, ग्रीन वाला ग्राफ दिस इज नॉर्मल। तो जिसका भी कंप्लायंस डिक्रीज होगा तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उस वॉल्यूम को अटेन करने के लिए। तो ये किस कंडीशन में होता है, लाइक एआरडीएस, एआरडीएस पल्मोनरी एडिमा। तो इन कंडीशंस के अंदर आपको लंग कंप्लायंस कम मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हम वेंटिलेटर पे प्रेशर ज्यादा सेट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर कंप्लायंस ज्यादा है तो आपको कम प्रेशर पे सेम वॉल्यूम अटेन हो जाएगा, लाइक सीओपीडी। तो सीओपीडी के अंदर ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, वेयर एज एआरडीएस के अंदर ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ये है फ्लो वॉल्यूम लूप। तो सिंपल है, ये फ्लो दिस इज वॉल्यूम। तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एफआरसी, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। तो एफआरसी से पेशेंट इंस्पायर करेगा, पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, फिर टाइडल वॉल्यूम तक जाएगा, फिर एक्सपायर करेगा, पीक इंस्पिरेटरी फ्लो रेट, और यहां पर ये एक्सपिरेशन है। तो इस तरह का हमें फ्लो वॉल्यूम लूप देखने को मिलता है। पीप एंड पीवी लूप, अब देखिए पीप हमेशा आपको रखना पड़ेगा, पीप इज पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पीप होता है 4, आपको उसके ऊपर ही रखना है। ये सबसे बड़ी जो मैं देखता हूं कि अगर पेशेंट का बीपी कम है तो क्या करते हैं, हम उसको पीप को 0 कर देते हैं, कभी नहीं करना, नहीं तो अटेलेक्टिसिस हो जाएगा, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा अभी। तो ये ध्यान रखना है, आपको पीप जरूर सेट करना है। ओके, अब ओवर डिस्टेंशन क्या कहेंगे हम। ओवर डिस्टेंशन का मतलब है कि आप एक प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप जितना भी प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ज्यादा प्रेशर बढ़ाने की वजह से न्यूमोथोरैक्स होने के चांस होते हैं। तो कभी भी आपको ग्राफ पे एक इस तरह का आ, इस तरह की अगर बीक दिख रही है, आगे की तरफ दिख रहा है, सो दैट इज ओवर डिस्टेंशन। तो ये ग्राफ आपको ओवर डिस्टेंशन शो करता है। एयर लीक, हम एयर लीक कैसे कहेंगे कि कहीं से ट्यूब में लीकेज तो नहीं आ रहा है। तो ये हम पता करते हैं वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर लूप पे। तो ये इंस्पायर है, ये एक्सपायर है, एक्सपिरेशन पे कंप्लीट ये यहां तक आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा, तो ये अब्रप्ट एकदम से बंद हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है एयर लीक को। अब हम आगे चलते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टाइम पे एयर लीक कैसे दिखाई देगा। तो मैंने भी आपको बताया वॉल्यूम में क्या होगा, इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन बिल्कुल टच करना चाहिए। अगर ये बेस लाइन को टच नहीं कर रहा है, सो दैट रिप्रेजेंट एयर लीक। ये इंस्पिरेशन है, दिस इज एक्सपिरेशन, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। तो अगर इंस्पिरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, मतलब एक्टिव इंस्पिरेशन है या इनएप्रोप्रिएट फ्लो है, तो इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो मैंने भी जैसे पहले बताया कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिव वर्क को। तो अगर एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंस्पिरेशन का ये लूप थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो जब भी आपको ये लूप बढ़ा हुआ दिखाई दे, समझ जाइए कि एयरवे रेजिस्टेंस है, आपको ब्रोंकोडायलेटेशन देना है, आपको सक्शन करना है, सिक्रीशंस को रिमूव करने हैं।
सो टाइप्स ऑफ ब्रेथ, वॉल्यूम, कंट्रोल्ड ब्रेथ इस तरह का दिखाई देगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। असिस्टेड में आपको ये एक इस ग्राफ से थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और ये इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में दिखता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेंटिलेटर ग्राफ अगर आप देख रहे हैं तो देखिए प्रेशर टाइम ग्राफ है, मैंने अभी आपको पहले स्केलर में दिखाया था प्रेशर टाइम ग्राफ। तो ये टाइम है, एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो यहां से क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम पे जाके मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं पीक प्रेशर और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर, पीआईपी। अब यहां पर क्या होगा, एक पॉज आ जाएगा, इंस्पिरेटरी पॉज आ जाएगा, और इंस्पिरेटरी पॉज पे थोड़ा प्रेशर ड्रॉप करता है और प्रेशर ड्रॉप होके पहुंच जाएगा प्लेट्यू प्रेशर पे। तो पीक प्रेशर और प्लेट्यू प्रेशर, ये दो प्रेशर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लेट्यू प्रेशर और पीक प्रेशर। फिर यहां से स्टार्ट होता है एक्सपिरेशन। तो ये हो गया आपका एक्सपिरेशन टाइम और ये हो गया आपका एक्सपिरेटरी पॉज। तो एक्सपिरेटरी फ्लो टाइम प्लस पॉज, ये पूरा आपका एक्सपिरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। तो यहां से क्या हुआ, इंस्पिरेशन में प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पहुंचे, इंस्पिरेटरी होल्ड हुआ मतलब पॉज हुआ, फिर थोड़ा सा प्रेशर इंस्पिरेशन के टाइम पे डिक्रीज कर जाता है जो होता है प्लेट्यू प्रेशर, और इन दोनों के डिफरेंस को पी पीक मतलब पीक प्रेशर माइनस प्लेट्यू प्रेशर दैट रिप्रेजेंट द रेजिस्टिव प्रेशर, यही एयरवे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं अभी आगे की स्लाइड्स में इसको बताऊंगा। और ये वाला जो प्रेशर होता है, क्योंकि एक्सपिरेशन टाइम है, ये रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक प्रेशर को, ये रिप्रेजेंट करेगा इलास्टिक प्रेशर को। तो ये ग्राफ समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर देखिए पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर और पी प्लेट, नॉर्मली क्या होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर पी पीक और पी प्लेट में डिफरेंस बढ़ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है एयरवे रेजिस्टेंस को, हाई एयरवे रेजिस्टेंस या फिर हाई फ्लो। तो इस तरह के ग्राफ अगर आ जाए तो आप इमीडिएटली पेशेंट को नेबुलाइज करिए, सक्शन करिए और देखिए कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन जरूर है। और अगर ये ग्राफ आपको दिख रहा है, पीक पीआईपी और पी प्लेट में डिफरेंस कम हो जाए, एक्सपिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो मतलब कंप्लायंस लो हो चुका है, मतलब कंप्लायंस कम हो चुका है, जो हमें अक्सर किस में देखने को मिलता है, एआरडीएस में। तो एक्यूट सीवियर अस्थमा में, क्योंकि अस्थमा क्या है, एक लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पी प्लेट्यू उतना ही रहेगा, तो ये डिफरेंस बढ़ जाता है एक्यूट सीवियर अस्थमा के अंदर। अब इसको देखिए हम कैसे पता करेंगे कि एयर ट्रैपिंग है या नहीं है। तो ये प्रेशर, ये फ्लो, ये वॉल्यूम, ये तीनों ग्राफ हमें स्केलर के देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये इंस्पिरेशन हो गया, ये थोड़ा सा प्लेट्यू हो गया, और ये एक्सपिरेशन बहुत लंबा जा रहा है। तो जब भी एक्सपिरेटरी फेज लंबा जा रहा है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अब फ्लो में देखते हैं, तो ये एक्सपिरेटरी बहुत ही ज्यादा लंबा जा रहा है, यहां तक इसने पूरा किया है, तो दैट रिप्रेजेंट द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म। वॉल्यूम में देखेंगे आप, वॉल्यूम में भी देखिए एक्सपिरेटरी टाइम बहुत ही ज्यादा लंबा जा रहा है। लेकिन अगर ट्रैप्ड एयर है तो वॉल्यूम वाला क्या होगा, कंप्लीट वो उसको टच नहीं कर पाएगा, वो तुरंत वापस एक नई वेव स्टार्ट हो जाएगी, ये भी टच नहीं कर पाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं टाइम कम हो गया, मतलब सेकंड जो साइकिल है वो एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट रिप्रेजेंट्स दी एयरवे ट्रैपिंग हो चुकी है। अब ये देखिए, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, ये वाला ग्राफ समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको समझने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर, तो हमें पीवी लूप देखना है। ओके, अब ये देखिए यहां पर क्या है, पीप है, तो इनिशियल फेज क्या है आपका, पीप, जैसे मैंने आपको बताया इट इज अ पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, तो ये आपको पीप सेट करना पड़ेगा। ओके, और यहां पर क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये जो इनिशियल मतलब ज्यादा प्रेशर लग रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं एल्वुलर रिक्रूटमेंट और एयरवे रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट पर आके, एक पॉइंट पे आके जिसको हम बोलते हैं लोअर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब आपको एक मिनिमम प्रेशर चाहिए एल्वुलर को रिक्रूट करने के लिए, तो वो होता है एलआईपी। तो इस पॉइंट के आगे ही आपको प्रेशर सेट करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप अगर इससे पीछे करेंगे, अगर आपने जो जो मिनिमम प्रेशर है इससे यहां पे सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, एल्वुलर रिक्रूट नहीं होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, अटेलेक्टिसिस हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम प्रेशर से कम नहीं रखना, तो आपको पीप या मिनिमम प्रेशर जो भी आप रख रहे हैं एलआईपी से ऊपर ही रखना है। और यूआईपी क्या होता है, ये है आपका अपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट।
कि आप कितना भी प्रेशर चेंजेस कर लीजिए, वॉल्यूम चेंज ज्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या दिखाएगी, बीकिंग दिखाई देगी। और बीकिंग रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, ओवर डिस्टेंशन को। और अगर ज्यादा प्रेशर आप दे रहे हो, वॉल्यूम चेंज नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बैरोट्रॉमा होता है, न्यूमोथोरेक्स होने के चांस हो जाते हैं। ओके, तो क्या होगा, अगर कंप्लायंस कम हो गया है, जैसे एआरडीएस में हमने देखा ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, तो आपको वही वॉल्यूम अटेन करने के लिए आपको हाई प्रेशर देना पड़ेगा। इसी वजह से एआरडीएस के अंदर आपको टाइडल वॉल्यूम कम करना पड़ता है और आपको प्रेशर को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो सेटिंग्स इसी पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आप यूआईपी के आगे जाएंगे तो एल्वुलर ओवर डिस्टेंशन हो जाएंगे, गुब्बारा फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलआईपी और यूआईपी। अब देखिए ये एक ग्राफ है, ये स्टैटिक कॉम्प्लायंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक कॉम्प्लायंस। तो देखिए ये एलआईपी, ये यूआईपी। अभी मैंने बताया कि आपको जो प्रेशर सेट करना है एलआईपी से आगे सेट करना है। अब यहां पर हमने प्रेशर सेट करा एलआईपी पे बिल्कुल, तो 12.5 प्रेशर चेंज हुआ और वॉल्यूम कितना अटेन हुआ, 600। मैं इसको से बता देता हूं, ये देखिए अभी हमने क्या किया, ये एलआईपी है, हम देख चुके हैं, ये यूआईपी है। अब हमने जो मिनिमम प्रेशर सेट किया वो करा हमने एलआईपी पर, और चेंज कितना करा प्रेशर, 12.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हुआ, 600। तो ये हमारा एक ऑप्टिमम वैल्यू हो गया। ना हम एलआईपी से नीचे गए, ना हम यूआईपी के ऊपर गए। चेंज इन वॉल्यूम कितना मिला हमें, 600। अब क्या किया हमने, जो प्रेशर सेट किया एलआईपी, यहां पे एलआईपी है, हमने प्रेशर यहां पे सेट किया, तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, 24। तो प्रेशर ज्यादा चेंज होने की वजह से 600 तक ही वॉल्यूम आया। तो मतलब लंग फूला नहीं, बंद हो गया, एटेलेक्टेसिस। तो ये कंडीशन होती है एटेलेक्टेसिस, मतलब कोलैप्स्ड। अब क्या है, अब हमने एलआईपी मिनिमम प्रेशर तो सिलेक्ट कर लिया, तो हमें अपर, जो अपर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, अगर हमने जो मैक्सिमम प्रेशर है वो ज्यादा सेलेक्ट कर लिया, तो चेंज इन प्रेशर इसमें कितना था, 24। बट इस प्रेशर पे वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1000। तो अगर हम दो प्रेशर सेट करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर हमारा एलआईपी और यूआईपी के बीच में होना चाहिए, तभी हमें डिजायर्ड वॉल्यूम अटेन हो पाएगा। सो दैट इज द लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेटर स्ट्रेटेजी। यही सेफ विंडो होती है। तो आपको अगर एलआईपी से नीचे रखोगे, सो दैट इज द जोन ऑफ एटेलेक्टेसिस। अगर आप ज्यादा रखोगे, दैट इज द जोन ऑफ ओवर डिस्टेंशन और वॉल्यूम ट्रॉमा। तो आपको पूरा वेंटिलेटर स्ट्रेटेजीज इसी के अंदर रखनी है। सो आई थिंक आपको ये वेंटिलेटर ग्राफ्स आसानी से समझ में आए होंगे। मल्टीपल टाइम्स देखना, आपको ये समझ में आ जाएगा। और ट्राई करना, जब आप आईसीयू में हो, पेशेंट के साथ हो, वेंटिलेटर पे ग्राफ्स को जरूर देखना। और इस तरह के ग्राफ्स जब कोरिलेट करोगे वॉल्यूम, फ्लो और प्रेशर टाइम ग्राफ को, तो आप समझ पाओगे कि एयर लीक क्या है, ओवर डिस्टेंशन क्या है, कब हमें नेबुलाइज करना है, कब हमें सर्किट को चेक करना है, कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ। और इसी तरीके से हम वीडियोस बनाते रहेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटर को हम अच्छे से पढ़ा पाएं, समझा पाएं। तो थैंक यू।